नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाइक झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलता है। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। MP टेट 2015 में पूछ दिया गया है। गुणवान का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? गुणवानी, गुणवती, गुणवानमती या कोई नहीं। तो गुणवान का स्त्रीलिंग रूप जो आपका होगा वह होगा गुणवती। गुणवान का स्त्रीलिंग रूप गुणवती होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, कारक के कितने भेद होते हैं? यूपी टेट 2012 में पूछा था ये प्रश्न कि कारक के कितने भेद होते हैं? 4, 6, 8, 10। तो कारक के 8 भेद होते हैं, याद रखिएगा। कर्ता कारक, कर्म कारक, करक कारक, सपादान, अपादान, सभी का नाम पढ़ लीजिएगा, वहाँ से एक प्रश्न रहता है। और आपको ऐसे देखिएगा तो हिंदी का यहाँ पर टोटल सिलेबस आपको कंप्लीट कर दिया गया है, ठीक है। हिंदी का टोटल सिलेबस आपको कंप्लीट कर दिया गया है JCERT जैक के किताब से, ठीक है। अभी देखिए आपको ऑफर एक दिया जा रहा है, अगर आप हिंदी का कंप्लीट सिलेबस देखना चाहते होंगे, ठीक है, हिंदी का कंप्लीट सिलेबस आप लेकर के यदि पढ़ना चाहते होंगे तो आप मात्र यहाँ से 51 रुपये में हिंदी का कंप्लीट सिलेबस लेकर के पढ़ सकते हैं, ठीक है। केवल हिंदी के लिए ही यह 51 रुपया मूल्य आपको लागू होगा, अन्य सब्जेक्ट का अलग अलग होगा। हिंदी का ट्रायल अभी चल रहा है, आप चाहते हैं तो 51 रुपये दे करके हिंदी का संपूर्ण रूप JCERT जैक की किताब से और विभिन्न राज्यों के जो शिक्षक पात्रता परीक्षा में आए हुए हैं वो सभी लेकर के आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला है, राम ने पत्र लिखा, कौन सा कारक है? MP टेट 2014 में पूछ दिया था। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक, ठीक है। राम ने पत्र लिखा, तो यहाँ पर देखिए कारक का चिन्ह है ने, तो कारक का क्या होता है? तो कर्ता ने होता है, कर्ता ने। तो ने जो विभक्ति चिन्ह है वो कर्ता का है, इसलिए कर्ता कारक में जाएगा। कर्ता कारक किस में है? ए में है, इसलिए राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है, CG टेट 2016 में पूछ दिया है कि कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है, आपको बताना है। ने, में पर, को या से। तो आप जान रहे होंगे कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने होता है, कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को होता है, ठीक है। यहाँ पर कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह पूछा है तो कर्ता कारक कर्ता ने होता है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा, ने हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, यह मेरी बाइक है, कौन सा सर्वनाम है? बिहार टेट में पूछा हुआ है, यह मेरी बाइक है कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक या सभी, ठीक है। यह मेरी बाइक है। देखिए यह क्या है यहाँ पर? तो यह जो है आपका सर्वनाम है, और मेरी बाइक है तो मेरी बाइक मतलब ये निश्चित चीज़ का बोध करवा रहा है कि मेरी ही बाइक है, तो निश्चित है। तो यह वाक्य के अंतर्गत देखिएगा तो यह जो सर्वनाम चला जाएगा निश्चित है, इसलिए वह निश्चयवाचक सर्वनाम में चला जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है, वहाँ कोई बात कर रहा है, वहाँ कोई बात कर रहा है, सर्वनाम कौन सा है? वहाँ कोई बात कर रहा है, सर्वनाम कौन सा है? अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक या कोई नहीं। जब इस वाक्य को हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या लग रहा है? वहाँ कोई बात कर रहा है, मतलब निश्चित नहीं है कि कौन बात कर रहा है, यानी अनिश्चितता झलक रहा है, यानी अनिश्चितता झलक रहा है। तो अनिश्चितता का मतलब होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। हरियाणा टेट 2012 में पूछा गया था, ठीक है। तो वहाँ कोई बात कर रहा है, कौन सा सर्वनाम है? राइट आंसर ए हो जाएगा, अनिश्चयवाचक
सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है। जिस सर्वनाम से अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है। अंदर कोई आ रहा है, कौन सा सर्वनाम है बताइए। अंदर कोई आ रहा है सर्वनाम कौन सा है? पंजाब टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है। पुरुषवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक, या सभी। ठीक है। अंदर कोई आ रहा है, ये पढ़िएगा वाक्य। तो आपको क्या लग रहा है कि अंदर कोई आ रहा है, मतलब निश्चित नहीं है कि कौन आ रहा है, निश्चित नहीं है कि कौन आ रहा है, मतलब अनिश्चित चीज़ है। तो अनिश्चित चीज़ का मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अंदर कोई आ रहा है कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्लियर। भीड़ किस प्रकार की संज्ञा है? हरियाणा टेट 2013 का प्रश्न है। भीड़ किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। ठीक है। भीड़ किस प्रकार की संज्ञा है आपको बताना है। ठीक है। तो देखिए भीड़ क्या है? भीड़ मतलब कि जहाँ समूह, जहाँ 2, 4, 10 व्यक्ति जुड़ जाते हैं वहीं पर भीड़, उसी को भीड़ कहा जाता है। तो भीड़ जहाँ समूह होता है वहाँ को भीड़ कहते हैं। तो इसलिए जहाँ भीड़ हो गया तो 2 या 4 से अधिक व्यक्तियों का समूह को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसलिए समूहवाचक संज्ञा में जाएगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। गांव किस प्रकार की संज्ञा है? गांव किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। पंजाब टेट 2014 में पूछा गया है। ठीक है। गांव किस प्रकार की संज्ञा है? तो गांव जो है पूरे जाति का बोध करा रहा है, इसलिए यह जातिवाचक होगा। लेकिन गांव का नाम कोई भी दे देता तो यह व्यक्तिवाचक में चला जाता है, इसलिए गांव जो है आपको जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। राइट आंसर बी हो। बेलन के आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन ज्ञात करें। 88 सेंटीमीटर क्यूब, 84 सेंटीमीटर क्यूब, 98 सेंटीमीटर या कोई नहीं। ठीक है। चलिए बेलन की बात है। बेलन का हम यहाँ पर बना के देखेंगे। एक बेलन है, मान लीजिए इस तरह से एक बेलन हमने लिया है। यहाँ पे एक बेलन हो गया। ठीक है। ये बेलन है। इसके आधार की त्रिज्या मतलब ये कह ले, ये 2 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई मतलब ये कह सकते हैं 7 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन ज्ञात करें। ठीक है। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है। पाई का मान कितना है? तो पाई का मान 22/7 होता है। इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है? तो 2 × 2 और एच कितना है? 7। ठीक है। 7 से 7 कट गया। 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 सेंटीमीटर क्यूब इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर। 88 सेंटीमीटर किस क्यू में है? ए में है, तो ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। चलिए आगे प्रश्न है। कल्पना प्रतिदिन प्राय 1 घंटा 10 मिनट एवं शाम को 3 घंटा 20 मिनट पढ़ती है। तो बताइए कल्पना प्रतिदिन कितना समय पढ़ती है? 4 घंटा 20 मिनट, 4 घंटा 30 मिनट, 4 घंटा 10 मिनट या कोई नहीं। ठीक है। चलिए देखिए कल्पना प्रतिदिन प्राय 1 घंटा 10 मिनट, कितना प्रातः में 1 घंटा 10 मिनट। ठीक है। 1 घंटा और 10 मिनट पढ़ती है। ठीक। और शाम को कितना? 3 घंटा और 20 मिनट पढ़ती है। तो एक दिन में कितना पढ़ती है? तो 10 और 20 30 मिनट हो गया। ठीक है। 30 मिनट हो गया। और 1 घंटा और 3 घंटा 4 घंटा, यानी 4 घंटा 20 मिनट वह पढ़ती है। ठीक है। 4 घंटा 20 मिनट किस में है? 4 घंटा 30 मिनट हो गया। 3 और 1 4 और 20 10 30, 4 घंटा 30 मिनट। 4 घंटा 30 मिनट किस में है? बी में है। तो राइट आंसर इसका बी होगा। 4 घंटा 30 मिनट होगा। क्लियर। चलिए बाकी यहाँ पे देखिए बनाया हुआ है 4 घंटा 30 मिनट, यहाँ भी किया हुआ है। कहीं कहीं 20 बोला गया है, उसको आप लोग सुधार कर लीजिएगा, 30 होगा। ठीक। चलिए अगला देखिएगा। पूजा टीवी पर 35 मिनट कार्टून देखने एवं 30 मिनट टीवी पर गाना सुनती है। अब पूजा कुल कितना समय टीवी पर समय देती है? ठीक है। 30 मिनट और 35 मिनट 65 मिनट हो गया। अब 65 मिनट को हम घंटा मिनट में लिखेंगे तो 60 मिनट और प्लस 5 मिनट होगा। तो 60 मिनट मतलब 1 घंटा 5 मिनट, ऐसे हम कह सकते हैं। ऑप्शन है 1 घंटा, 1 घंटा 5 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट या सभी। तो 1 घंटा 5 मिनट इसका राइट आंसर हो गया। तो 1 घंटा 5 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। 1 घंटा 5 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक वृत्त में कितनी सममिति रेखा होती है? 1, अनंत, 2 या 3। ठीक है। एक वृत्त है, इसमें कितनी सममिति रेखा होगी? तो इसके बाद सममिति मतलब बराबर माप का, तो ऐसे भी करेंगे तो बराबर होगा, ऐसे भी करेंगे तो बराबर कटेगा, ऐसे भी करेंगे तो बराबर कटेगा, ऐसे भी करेंगे तो बराबर कटेगा। तो बराबर माप पर जो रेखा कटती जाती है उसको सममिति रेखा कहते हैं। तो इसकी रेखा अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। तो एक वृत्त में कितनी सममिति रेखाएं होती है? तो अनंत होती है। ठीक है। कितनी होती है? अनंत होती है। एक समपंचभुज में कितनी सममिति रेखाएं हो सकती है? एक समपंचभुज में कितनी सममिति रेखाएं हो सकती है? 1, 2, 5 या 6। ठीक है।
तो एक समपंचभुज है, समपंचभुज मतलब 5 को भुजा बराबर, तो जय को भुजा बराबर होगा उतना ही सममिति रेखा होगा, तो 5 को भुजा बराबर होगा तो उसमें 5 को सममिति रेखा होगा। समबाहु त्रिभुज में 3 को भुजा बराबर होगा तो 3 को सममिति रेखा होगा। वर्ग में 4 को भुजा बराबर होता है तो 4 सममिति रेखा होता है। तो सम पंचभुज, सम मने बराबर और पंच मने 5, पाँचों भुजा बराबर है तो इसलिए 5 गो इसमें सममिति रेखा होगा, याद रख लीजिएगा, ठीक है। एक आयत में कितनी सममिति रेखा होगा बताइए। तो एक आयत में कौन सी, तो 2 भुजा बराबर होती है, आमने सामने की भुजा, लंबाई लंबाई बराबर होता है, चौड़ाई चौड़ाई बराबर होता है आयत में। तो 2 को भुजा बराबर होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, लंबाई भी बराबर होता है, चौड़ाई भी, 2 को भुजा बराबर होता है, तो इसका सममिति रेखा भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो राइट आंसर बी यानी 2 सममिति रेखा हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े आयताकार भूखंड के चारों ओर कंटीले तार से घेराबंदी करनी है। रुपये 20 प्रति मीटर की दर से घेराबंदी करने की लागत कितनी होगी। 1200 रुपया, 1400 रुपया, 1600 रुपये या 1800 रुपये, ठीक है। देखिए 20 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा, ठीक है। तो लंबाई कितना है, एक आयताकार भूखंड है, लंबाई है 20 मीटर और चौड़ाई है 15 मीटर, ठीक। तो इसके कंटीले तार से घेराबंदी, तो एक बार जब घेराबंदी करेंगे, एक बार घेराबंदी करेंगे, ठीक है, तो इसका लंबाई कितना हो जाएगा एक घेराबंदी करने में। तो एक घेराबंदी करने का मतलब इसका परिमाप निकाल लीजिएगा। तो परिमाप कितना हो जाएगा, तो सभी भुजाओं का योग, तो ई 20 है तो ई भी 20 है, 20 20 40, और ई 15 है तो ई 15 है, तो 15 15 30 यानी 40 30 70 मीटर हो गया। एक बार बाड़ लगाने का खर्च कितना हो जाएगा, ये 70 मीटर है। अब 1 मीटर का खर्च देख लीजिए कितना है, तो 20 रुपये प्रति मीटर। तो 1 मीटर का खर्च 20 रुपया है, और आपका ये जो पूरा जो आपको बाढ़ करना है, एक बार जो आपको घेरा लगाना है, वो आपका कितना है कंटीले तार का, तो 70 मीटर है। तो 1 मीटर का खर्च जब 20 रुपया है तो 70 मीटर का खर्च कितना हो जाएगा, तो 70 गुने 20 यानी 1400 रुपये हो जाएंगे। 1400 रुपये किसमें, बी में है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। वो अखबार पढ़ने में प्रतिदिन 105 मिनट लगाती है, वह कितना घंटा और कितना मिनट अखबार पढ़ने में बिताती है। यूपी टेट 2017 में पूछा है। 1 घंटा 35 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट या कोई नहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं 105 मिनट। 105 मिनट को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 60 मिनट पर चलता है, तो 60 मिनट और 45 मिनट, ठीक है। 60 मिनट यानी 105 है, ठीक है, 60 मिनट यानी 1 घंटा और 45 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट वो अखबार पढ़ती है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, 1 घंटा 45 मिनट। एक ट्रेन किसी स्टेशन में 300 सेकेंड रुकती है, वह ट्रेन स्टेशन में कितना मिनट रुकती है, ठीक है। देखिए एक चीज़ बता देते हैं आपको, जब घंटा को मिनट में बदलना रहता है, ठीक है, घंटा को मिनट में बदलना रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर 1 घंटा में 60 मिनट गुना कर देते हैं, लेकिन मिनट को जब घंटा में बदलना होगा तो 60 से भाग देंगे। क्लियर। चलिए अब देखिए दूसरा, यहाँ पर कितना है, मिनट सेकेंड है, तो मिनट को जब सेकेंड में बदलना होगा तो क्या करेंगे, 60 से गुना कर देते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड। लेकिन जब सेकेंड को आपको मिनट में बदलना होगा तो 60 से भाग दीजिएगा। बड़ी राशि से छोटी में जाने में गुना और छोटी से बड़ी में जाने पे भाग कीजिएगा। क्लियर हो रहा है ना। तो वैसे भी आप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 300 सेकेंड है तो कितना मिनट लेंगे, तो मिनट में निकालना है सेकेंड को, तो 300 में आप 60 से भाग लगा दीजिए, 60 × 300 यानी 5 मिनट। क्लियर। अब देखिए अगला, अंग्रेजी के अक्षर डी में कितनी सममिति रेखा। देखिए जो पहला बार सिलेबस आया था उसमें सममिति नहीं था, लेकिन सेकेंड बार अभी थर्ड बार जो सिलेबस आया उसमें सममिति आपको पढ़ना है। सममिति मतलब देखिए होता है, सम मतलब बराबर और मिति मने मापना, यानी बराबर माप पर कोई आकृति को मोड़ देना जो कहलाता है उस सममिति कहलाता है। और जो आकृति जहाँ पर मुड़ेगी, देखिए ये जैसे ये बीचों बीच से मुड़ जाएगा, सममिति रेखा कहलाएगी, ठीक है। जैसे एक पेज लेते हैं आप तो उसको बीचों बीच में मोड़ते हैं, तो एक बार जो है कि खड़ा मोड़ लेते हैं, एक बार ऐसे खड़ा मोड़ लिए और एक बार ऐसे पड़ा में मोड़ लिए, तो दोनों बराबर पर मुड़ेगा, सममिति रेखा हो जाएगा। तो अब आप देखिए यहाँ पे डी में कै गो सममिति रेखा हो सकता है, ठीक है। ऐसे कीजिएगा तो दोनों मिलेगा, यहाँ तो खाली जगह नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग एक बार मोड़ेंगे तो ये बराबर पर कटेगा, तो एक गो सममिति रेखा इसमें होगा। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, अंग्रेजी के अक्षर सी में कितनी सममिति रेखा है। अंग्रेजी के अक्षर सी में कितनी सममिति रेखा है, 1 2 3 4,
सी है, इसमें बीचों बीच काट देंगे तो ए को सममिति रेखा होगा केवल। है, आप कौन से मोड़ के देखिए बराबर पर तभी बैठेगा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये देखिए आपका परिमाप, क्षेत्रफल सब कुछ बढ़ा दिया है, तो परिमाप को भी हमने बना दिया है। यहाँ पे आपको पीडीएफ सब कुछ बन गया है, एकदम समझ जाओगे। ठीक है, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप ज्ञात करें। 10, 20, 25, 30। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है ये बताइए। वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है बताइए। तो 4 इंटू भुजा होता है। वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा। ठीक है, अब देखिएगा तो 4 इंटू भुजा, भुजा कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो 4 पचे 20 सेंटीमीटर, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर इसका हो जाएगा। 20 सेंटीमीटर बी में है तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अब चलिए आगे। अब परिमाप देखिए इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, अगर फार्मूला नहीं याद है तो। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की माप क्या होती है बताइए। आप तो खुद जानते हैं, सब बराबर होता है। तो ई 5 होगा तो ई भी 5 होगा, तो ई भी 5 होगा तो ई भी 5 होगा। अब परिमाप मतलब सबका योग, यहाँ से शुरू कीजिए तो 5, 5, 10, 5, 15 और 5, 20 लास्ट हो गया। ठीक है, तो ऐसे भी आप जोड़ के भी बना सकते हैं। ठीक है, 3 सेंटीमीटर वाले समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज का मतलब आप समझ रहे हो कि सब भुजा बराबर है। 3 सेंटीमीटर तो ये भी 3, तो ये भी 3, तो ये भी 3। अब यहाँ पर ए बी सी अगर आप लिखे तो परिमाप, अगर सूत्र नहीं आता रहा है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है 3 गुने भुजा। अगर सूत्र नहीं याद आ रहा है तो परिमाप मतलब सबका योग होता है। आप जोड़ लीजिएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो 3 + 3 + 3। ठीक है, कितना हो गया 9। तो यहाँ पे 9 इसे जोड़ के भी आएगा, और 3 गुने भुजा कीजिएगा तो भुजा 3 सेंटीमीटर, तो 3 गुने 3, 3, 3, 9 कैसे आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप बना लीजिएगा, बाकी नीचे बनाया हुआ है ना। चलिए अगला प्रश्न है, विटामिन की कमी से प्रजनन क्षमता में कमी आती है। ऐसी कौन सी विटामिन है जो आपके शरीर में कमी होती है तो उससे प्रजनन क्षमता में कमी आ जाती है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन ई। एमपीटेट 2022 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, विटामिन ए से रतौंधी। ठीक है, विटामिन बी से बेरी, विटामिन डी से रिकेट्स या सूखा रोग, और विटामिन ई से प्रजनन क्षमता में कमी आती है। अगर ई की कमी है तो राइट आंसर डी हो जाएगा। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। सीजी टेट 2016, एमपी टेट 2019, उत्तराखंड टेट 2021 पूछा गया प्रश्न है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के। ठीक है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है रतौंधी। विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स या सूखा रोग, और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। इनका खून पतला होता है जिसके कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो कौन से विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, तो विटामिन के इसका राइट आंसर हो जाएगा। बांझपन और नपुंसकता विकार किस विटामिन की कमी से होता है। यूपी टेट 2017, यूपी टेट 2019। विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी या विटामिन के। ठीक है, तो बांझपन है या नपुंसकता है या प्रजनन क्षमता में कमी है, ये आपको विटामिन ई की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन ई की कमी से होता है। कौन ऊर्जा का स्रोत नहीं है, आपको बताना है इसमें कौन जो है ऊर्जा का स्रोत नहीं है। एमपी टेट 2021 में और सीजी टेट 2018 में पूछा गया है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या विटामिन। ठीक है, प्रोटीन ऊर्जा का स्रोत है, कार्बोहाइड्रेट भी ऊर्जा का स्रोत है, वसा भी ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन विटामिन क्या होता है, ये ऊर्जा के स्रोत नहीं होते हैं। ठीक है, शरीर में जो आवश्यक चीज़ों की कमी होती है उसकी सिर्फ पूर्ति करते हैं, ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। ठीक है, बिहार टेट 2023। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है। विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन बी पाया जाता है, विटामिन डी। दूध में विटामिन सी जो है वो नहीं होता है। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो खट्टे फलों में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं उस जीवाणु का नाम है।
वायुमंडल में जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं उस जीवाणु का नाम क्या है, आपको बतलाना है। राइजोबियम, नाइट्रोजन, अल्पावियम या कोई नहीं। सीजी टेट 2018, एमपी टेट 2015 में पूछा गया। ठीक है, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं उस जीवाणु का नाम है राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, एमपी टेट 2020 में पूछा है, चना, मटर, अरहर, मूंग, दलहन पौधे की जड़ें सभी। ठीक है, तो राइजोबियम नामक जीवाणु जो है दलहन पौधे की जड़ें में पाया जाता है और इसमें दलहनी पौधे सभी हैं, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। हरे पौधे द्वारा वातावरण से ली जाने वाली गैस का नाम बताइए। हरे पौधे द्वारा वातावरण से ली जाने वाली गैस का नाम है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कोई नहीं। ठीक है, सीजी टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। हरे पौधे वातावरण से कौन सी गैस लेते हैं। ठीक है, तो हरे पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रियाक्रम ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं जो हम लोग लेते हैं। ठीक है, प्रकृति का फेफड़ा किसको कहा जाता है। प्रकृति का फेफड़ा किसको कहा जाता है। उत्तराखंड टेट 2016, यूपी टेट 2019, एमपी टेट 2021। वायु को, जल को, वन को, भूमि को। ठीक है, तो प्रकृति का फेफड़ा किसको कहा जाता है। वायु को प्रकृति का कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रकृति का फेफड़ा है वन। ठीक है, इसका राइट आंसर वन कीजिएगा। वन जो है वो प्रकृति का फेफड़ा के रूप में आएंगे, तो वन को प्रकृति का फेफड़ा कहा जाता है। ठीक है, वृक्ष जल को अवशोषित करते हैं। वृक्ष जल को अवशोषित करते हैं पत्ता के द्वारा, तना के द्वारा, जड़ के द्वारा, कोई नहीं। ठीक है, तो वृक्ष जो है जल को अवशोषित अपने जड़ों के द्वारा करते हैं, यानी जड़ के द्वारा वृक्ष जल को अवशोषण करते हैं। एमपी टेट 2014, उत्तराखंड टेट 2018, सीजी टेट 2020 में पूछा गया है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, विश्व उष्णन का प्रमुख कारण क्या है। चलिए, जेटेट 2016, एमपी टेट 2018, ऑक्सीजन का बढ़ जाना, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाना, जल का बढ़ जाना, कोई नहीं। ठीक है, देखिए ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग जो है जब वायुमंडल में CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जब मात्रा बढ़ जाती है तो क्या होता है, गर्म ज़्यादा हो जाता है वहाँ का वायुमंडल। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ जाएगी तो वहाँ का गर्मी तापमान बढ़ जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं विश्व उष्णन, हिंदी में या अंग्रेजी में कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो वायुमंडल में CO2 गैस की मात्रा बढ़ने के कारण ये विश्व उष्णन होता है। ठीक है, तो इसमें किस में है, तो बी में है, राइट आंसर बी हो जाएगा। वन पृथ्वी के फेफड़ा की तरफ प्रतीत होता है। ब्राज़ील का उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, अमेरिका का उष्णकटिबंधीय वन, अफ्रीका का उष्णकटिबंधीय वन या कोई नहीं। ठीक है, कौन सा वन पृथ्वी के फेफड़ा की तरह काम करता है। ब्राज़ील का उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन फेफड़ा की तरह कार्य करता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा लौह स्रोत पाया जाता है पपीता, गाजर, मूली या पालक। ठीक है, सबसे ज़्यादा लौह स्रोत कहाँ पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा लौह स्रोत आपका पालक में पाया जाता है। ठीक है, कैल्शियम सबसे अधिक पाया जाता है पपीता, अंडा, दूध, गाजर, पालक। तो सबसे अधिक जो कैल्शियम पाया जाता है वो आपका अंडा और दूध में पाया जाता है। घेघा रोग किसकी कमी से होता है। विटामिन सी, कैल्शियम, आयोडीन या रुक्षांश। ठीक है, तो घेघा रोग किसकी कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से घेघा या गलगंड नामक रोग होता है। ठीक है, परिवार की सामान्य विशेषता है। परिवार की सामान्य विशेषता है। परिवार की कौन सी विशेषता सामान्य है। विवाह संबंध, सामान्य निवास, वंशवाद या सभी। ठीक है, परिवार की सामान्य विशेषता क्या है। विवाह संबंध, सामान्य निवास, वंशवाद या सभी। तो देखिए इसमें राइट आंसर आपका जो हो जाएगा वो यहाँ पे सभी हो जाएगा। ठीक है, एक परिवार के लिए विवाह संबंध भी होना चाहिए, उसका सामान्य निवास भी होना चाहिए, वंशवाद भी होना चाहिए, सभी, यानी राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, कौन सी मित्रता सर्वोत्तम मानी जाती है। आनंद की मित्रता, गुण की मित्रता, अच्छाई की मित्रता, उपयोगी की मित्रता। कौन सी मित्रता सर्वोत्तम मानी जाती है। ठीक है, तो अच्छाई की जो मित्रता है वो सर्वोत्तम मानी जाती है। ठीक है, अच्छाई की मित्रता सर्वोत्तम मानी जाती है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त परिवार का गुण नहीं है? आलस्य का अभाव, कृषि व्यवसाय के लिए उपयुक्त, श्रम विभाजन की व्यवस्था, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो संयुक्त परिवार में क्या होता है कि कृषि व्यवस्था के लिए उपयुक्त होता है क्योंकि सभी परिवार मिलकर कृषि कार्य कर लेते हैं। श्रम विभाजन सुविधा, इसमें सभी लोगों को अलग अलग काम की सुविधा रहती है। और एक है आलस्य का अभाव, तो संयुक्त परिवार में आलस्य का अभाव नहीं होता है। ठीक है, ये राइट आंसर ये हो जाएगा। भारतीय सभी जीव जंतु श्वसन में किसका उपयोग करते हैं? सभी जीव जंतु श्वसन में किसका उपयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कोई नहीं। सीजीटेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो सभी जीव जंतु श्वसन में किसका उपयोग करते हैं? तो हम ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं सभी जीव जंतु। सभी जीव जंतु कौन सा गैस छोड़ते हैं? लेते तो है ऑक्सीजन, लेकिन छोड़ते कौन है? देखिए एमपी टेट 2013, यूपी टेट 2018, सीजी टेट 2014। देखिए सब कुछ प्रश्न हम आपको इस कदर छाट दिए हैं कि आप सिर्फ यहाँ से केवल नोट्स लेके भी पढ़ के जाइएगा ना, तो आपको हम बता देते हैं कि अन्य जितना भी प्रैक्टिस सेट लिए हैं वो सब आपका वहाँ फेल है, सब फेल है। बस ये बता दे रहे हैं। बस आपको तैयारी करने की ज़रूरी है। जेसीईआरटी किताब से नहीं है तो जेसीईआरटी का फुल नोट्स हम आपको दे रहे हैं, जिसमें किसी तरह का आपको कुछ सोचना नहीं है, सब बना बनाया है। आप चाहिएगा तो आपके लिए 20 दिन सफिशिएंट है, समझ गए? तो सब लेके पढ़ के जाइएगा। तो सभी जीव जंतु कौन सा गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कोई नहीं। ठीक है, तो सभी जीव जंतु जो है आपका यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस छोड़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में वायुमंडल से क्या लेते हैं? पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में वायुमंडल से क्या लेते हैं? O2, CO2, नाइट्रोजन या सभी। ठीक है, तो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में वायुमंडल से क्या लेते हैं? तो वायुमंडल से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में वो CO2 लेते हैं। क्या लेते हैं? CO2 लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। किसी वास स्थल के सभी सजीव, पौधा या जंतु उपस्थित रहते क्या कहलाता है? जैव घटक, अजैव घटक, मृदा घटक या कोई नहीं। ठीक है, तो किसी वास स्थल का सभी सजीव प्राणी जितना होगा उसको हम लोग जैव घटक के अंतर्गत रखते हैं। सजीव प्राणी जितना उसको जैव घटक के अंतर्गत रखते हैं। तो ए जैव घटक इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें सजीव प्राणी रहेंगे। ठीक है, किसी वास स्थल के सभी निर्जीव, जिसे मिट्टी, जल, वायु, प्रकाश, ताप, पत्थर किस प्रकार का घटक है? ठीक है, किसी वास स्थल के सभी निर्जीव, जितने भी निर्जीव चीज़ है, मिट्टी निर्जीव है, जल निर्जीव है, वायु निर्जीव है, प्रकाश निर्जीव है, ताप निर्जीव है, पत्थर निर्जीव है। तो निर्जीव, तो जीव जिसमें रहेगा मतलब सजीव वाला चीज़ जैव घटक और निर्जीव वाला चीज़ अजैव घटक होता है। ठीक है, तो निर्जीव वाला चीज़ अजैव घटक में जाएगा, तो सभी चीज़ अजैव घटक के अंतर्गत आएगा। मरुस्थल में किस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं? यूपी टेट 2019 में पूछ दिया। देखिए नागफनी, कैक्टस, खजूरिया सभी। ठीक है, तो देखिए जितने भी कांटेदार पौधे हैं वो सभी क्या होता है? मरुस्थल पाया जाता है, क्योंकि पानी सोखने की क्षमता ज़्यादा रहती है, पानी ग्रहण ज़्यादा देर तक करके रख सकते हैं। ठीक है, इसलिए नागफनी है, कैक्टस है, खजूर है, ये सभी मरुस्थल वाले जीव जंतु है। ठीक है, मछली की विशेषता है, बताना है आपको मछली की क्या विशेषता होती है। मछली के शरीर की आकृति धारा रेखीय होते हैं, बिल्कुल सही है। मछली का श्वसन अंग गिल्स होता है, बिल्कुल सही है। मछली के पंख चपटे होते हैं, बिल्कुल सही है। राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा, ये सभी इसके सही है, सर राइट आंसर डी हो जाएगा। कमल किस प्रकार का पौधा है? स्थलीय, जलीय, मरुस्थलीय, कोई नहीं। ठीक है, तो कमल जो है आपका जलीय पौधा है, जल में रहने वाला पौधा है, जलीय पौधा है। जलकुंभी किस प्रकार का पौधा है? स्थलीय, जलीय, मरुस्थलीय, कोई नहीं। ठीक है, तो जलकुंभी भी जल में रहता है, इसलिए यह एक जलीय पौधा है। सिंघाड़ा किस प्रकार का पौधा है? बताइए। सिंघाड़ा स्थलीय, जलीय, मरुस्थलीय पौधा या कोई नहीं। ठीक है, तो सिंघाड़ा भी जल में पाया जाता है, इसलिए यह जो है आपका जलीय पौधा है। ठीक है, चलिए। पक्का घर किस प्रकार के आवास का उदाहरण है? पक्का घर किस प्रकार के आवास का उदाहरण है? अस्थायी आवास, मानव निर्मित आवास, कृत्रिम आवास या सभी। ठीक है, पक्का घर किस प्रकार के आवास का उदाहरण है? यूपी टेट 2014 में पूछा गया था। ठीक है, तो पक्का घर जो है आपका अस्थायी आवास भी है, वही ये मानव के द्वारा बनाया जाता है, इसलिए मानव निर्मित आवास भी कहेंगे। और मानव के द्वारा जो बनाया जाता है उसको कृत्रिम चीज़ कहेंगे, तो कृत्रिम आवास भी कहेंगे। यानी राइट आंसर डी सभी हो जाएगा। ठीक है, घर हमें प्रदान करता है, घर हमें क्या प्रदान करता है? आश्रय देता है, सभी मौसमों से बचाता है, सुरक्षा प्रदान करता है या सभी। घर हमें क्या प्रदान करता है? तो घर हमें आश्रय देता है, घर हमें सभी मौसम से जाता है, घर हमें सुरक्षा प्रदान करता है, डी यानी राइट आंसर डी सभी हो जाएगा। ठीक है,
ध्रुवीय क्षेत्र जहां भूमि हमेशा बर्फ से ढकी रहती है वह घर बनाए जाते हैं। बिहार टेट 2011, यूपी टेट 2014। ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्र जहां भूमि हमेशा बर्फ से ढकी रहती है वहां घर बनाए जाते हैं। इग्लू, रैन बसेरा, झोपड़ी या कोई नहीं। ठीक है, जहां बर्फ से घर बने रहते हैं उसको देखिए, बर्फ के घर को हम लोग इग्लू कहते हैं। ठीक है, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ क्या है? मानकीकृत परीक्षण का अर्थ क्या है आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मानकीकृत परीक्षण, स्टैंडर्ड टेस्ट, स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है, मतलब जैसे आप कभी मान लीजिए कि आप जेटेट का एग्ज़ाम देंगे या आकलन का एग्ज़ाम दिए, ठीक है, या अभी जेट का एग्ज़ाम देंगे, तो ये स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या क्या आते हैं उसी को बोलते हैं लोग मानकीकृत परीक्षण। उसमें क्या क्या होना चाहिए, वो स्टैंडर्ड टेस्ट है तो उसमें क्या क्या होना चाहिए खूबियाँ, उसमें विश्वसनीयता होना चाहिए कि नहीं, उसमें वैधता होना चाहिए कि नहीं, प्रश्न पत्र मानक होना चाहिए कि नहीं, या उपरोक्त सभी है। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखिएगा, कोई भी स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, चाहे वो किसी तरह का आप टेस्ट दे रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, परीक्षण दे रहे हैं, तो उसमें विश्वसनीयता होना चाहिए। लोगों के बीच ये विश्वसनीय चीज़ होना चाहिए कि ये सही है। ठीक है, वैध भी होना चाहिए, मतलब वैधता मतलब कि वो जिस तरह के प्रश्न आने चाहिए वो भी उसमें होने चाहिए। और एक मानक होना चाहिए। एक मानक का मतलब कि जिस स्तर का है उस स्तर का प्रश्न उसमें शामिल आपको किया जाना चाहिए। मान लीजिए कि आप 6 के लिए अगर बना रहे क्लास 6 के लिए, तो क्लास 6 के लिए विश्वसनीय होना चाहिए कि ये कहीं पर लीकेज नहीं पेपर है। दूसरा का क्या होना चाहिए, वैध होना चाहिए। वैध मतलब कि उसमें वस्तुनिष्ठ भी होना चाहिए। ठीक है, और अति लघुत्तरीय भी होना चाहिए, लघुत्तरीय भी होना चाहिए, दीर्घोत्तरीय भी होना चाहिए ना। तो ये आपका वैध मानक हो गया। तो ये सभी होना चाहिए, यानी एक स्टैंडर्ड टेस्ट में आपको क्या क्या होना चाहिए। तो एक जब आप स्टैंडर्ड टेस्ट आप ले रहे हैं तो वह विश्वसनीयता भी होना चाहिए, उसमें वैधता भी होना चाहिए, उसमें मानक भी होना चाहिए। राइट आंसर डी, उपरोक्त सभी इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, ये सभी। ठीक है, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? तो शिक्षण कुशलता से कौन संबंधित है? श्यामपट्ट पर लिखना। ठीक है, उसके बाद है प्रश्नों को हल करना और प्रश्न पूछना, यानी सभी चला जाएगा। ये सभी अगर शिक्षण एक कुशल है तो ये सभी आप में आने चाहिए गुण। ठीक है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? देखिए, विद्यालय में विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी होते हैं। ठीक है, और सभी विद्यार्थियों को खेलना क्यों उचित माना जाता है, इसका क्या महत्व है खेल का? ठीक है, यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा। अगर कोई शिक्षक होंगे तो ये भी सोचेंगे कि बच्चा को छोड़ देते हैं, मेरा काम इधर आसान होगा, बच्चा खेलते रहेगा। ठीक है, यह समय बिताने में सहायक होगा। ऐसे देखिएगा तो ये भी सही है कि समय बीत रहा है, हमको 9 से 3 जाना है, आराम से बच्चा को छोड़ दिए, मेरा समय निकल गया। ठीक है, यह भी सही ऑप्शन कोई मार सकते हैं। यह सहयोग, अनुशासन एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। लेकिन राइट आंसर आपका तो डी है। अगर आप बच्चा खेल रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, 10-11 बच्चे का टीम होता है तो उसमें सहयोग की भावना भी आ रही है। ठीक है, उसमें अनुशासन भी आ रहा है और उसमें शारीरिक संतुलन भी आ रहा है। इसलिए खेल बहुत ही जरूरी चीज़ होता है। ठीक है, खेल में सहयोग भी बच्चा सीखता है, अनुशासन भी सीखता है, शारीरिक संतुलन भी सीखता है। ठीक है, इसलिए यह जरूरी है। अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। मान लीजिए कि आपका बच्चा जो है विद्यालय में अभिप्रेरित है, तो उस शिक्षण का संकेत क्या है, कैसे माना जाएगा कि बच्चा जो है अभिप्रेरित शिक्षण कर रहा है? कक्षा में अधिगम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी। ठीक है, तो एक अभिप्रेरित शिक्षण में कक्षा में तो खामोशी होना ही नहीं चाहिए। कक्षा में क्या होना चाहिए, बातचीत का चर्चा चलते रहना चाहिए। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, ये भी अभिप्रेरित शिक्षण का अर्थ नहीं है। उपस्थिति किसी भी स्तर से बढ़ सकता है। शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य, ये भी नहीं है। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, ठीक है, ये सबसे उचित इसका आंसर है अभिप्रेरित शिक्षण। अगर बच्चा अभिप्रेरित रहेगा पढ़ाई के प्रति तो वह क्या कहेगा, जब भी आप पढ़ा रहे होंगे, जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ा रहे होंगे तो वह बीच बीच में आपसे प्रश्न पूछेगा। इसका मतलब है कि वो पढ़ाई के प्रति अभिप्रेरित है। तो अभिप्रेरित शिक्षण का अर्थ है कि यहाँ पे विद्यार्थियों द्वारा बीच बीच में प्रश्न पूछा जाना, तो वह अभिप्रेरित बच्चा का अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाएगा। ठीक है, यानी राइट आंसर सी है।
बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसका जाता है? पियाजे का, पॉलर का, कोहलवर का, यर्सन का। ठीक है, तो ये पियाजे का सिद्धांत है, बच्चों अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं। सीखना है, सीखना क्या चीज़ है आपको बताना है। सीखना क्या चीज़ है? एक सीखना है एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है, शारीरिक प्रक्रिया है, नैतिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो सीखना क्या है? सीखना है एक जटिल मानसिक प्रक्रिया। सीखना एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है, राइट आंसर ये होगा। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई आपको बताना है। 1930, 1887, 1879, 1590। भारत में बाल विकास की शुरुआत 1930 ईस्वी में हुई है। ठीक है, 1930 ईस्वी में हुई है। अगला प्रश्न है, खिलौना की आयु कहा जाता है? खिलौना की आयु कहा जाता है। ठीक है, पूर्व बाल अवस्था, उत्तर बाल अवस्था, शैशवावस्था या सभी को। ठीक है, यहाँ पर इसके अनुसार देखिएगा तो ये सभी इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऑप्शन आपको देखिएगा तो शैशवावस्था मिलेगा, कभी कभी पूर्व बाल्यावस्था मिलेगा। तो यहाँ पर तो देखिए हमने जो आपको ऑप्शन दिए हैं उसके अनुसार अभी यहाँ पे सभी भी जा सकता है। कोई उत्तर पूर्व बाल अवस्था भी मार सकते हैं, कोई शैशवावस्था भी मार सकते हैं। किसी का आंसर इसमें गलत नहीं है, लेकिन सबसे जो ऑथेंटिक आंसर एक बार दिया गया था वो था पूर्व बाल अवस्था का। ठीक है,